Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 7 conservation of plants and animals पेज नंबर 89। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या क्या इस लेसन में पढ़ने हैं। बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, इंडेमिक स्पीसीज, माइग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ, प्रोजेक्ट टाइगर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, द स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इंडिया एंड रेड डाटा बुक। इतनी चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जंगल जो होते हैं ये किसी भी देश के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। हम पेड़ों को अगर काटेंगे तो नए पेड़ वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट के अंदर जो जो भी चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर होती हैं ये रिन्यूएबल होती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉरेस्ट आर आवर नेशनल वेल्थ। जंगल हमारी राष्ट्रीय संपदा होती है। इन इंडिया अबाउट 21% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड। हमारे देश के पूरे एरिया का 21% जंगल है। एक्चुअली होना 30% चाहिए स्टूडेंट्स। कम से कम किसी भी देश की जो टोटल एरिया है उसके 30% में फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन अपने यहाँ 21% है। फॉरेस्ट आर होम टू सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जंगल बहुत सारे पौधे और एनिमल्स का, जंतुओं का घर होता है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द सॉयल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। किसी भी जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वह कैसी है और उसके अकॉर्डिंग कैसे वहाँ पर जंगल उगेंगे और उसके अंदर, जंगल के अंदर किस तरह के पेड़ पौधे या एनिमल रहेंगे, यह उस जगह की क्लाइमेट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर कोई बहुत ही ठंडी जगह है तो वहाँ पर दूसरी तरह के पेड़ पौधे उगेंगे, पहाड़ों के ऊपर दूसरी तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं, गर्म स्थान पर दूसरे तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं और उनके अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी द नीड एंड वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इस चैप्टर में हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि धरती के ऊपर जितने भी तरह के जीव हैं उन्हें हम कैसे सुरक्षित करें, कैसे हम बचाएं, उन्हें हम नष्ट होने से कैसे रोकें, यह भी हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिफर्स टू द existence of a wide range of different types of organism in a given place at a given time। किसी स्थान पर, किसी भी समय पर जितने तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, किसी भी स्थान पर, आप कोई भी स्थान ले लो, वहाँ पर जितने तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी को मिला करके हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। When one talks of biodiversity of a particular region or the earth as a whole, it is not eventually distributed across the earth। जब हम किस बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं धरती के किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे धरती के ऊपर, तो धरती के हर हिस्से में जो बायोडाइवर्सिटी होती है यह अलग अलग होती है। बायोडाइवर्सिटी धरती के हर हिस्से पर एक जैसी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जीवों का जो अलग अलग तरह की, धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से धरती के अलग अलग हिस्सों में बायोडाइवर्सिटी अलग अलग होती है। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 90 पढ़ेंगे। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अ फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसी जंगल में पाई जाती है। जंगल के अंदर बहुत सारे तरीके के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। द रीजन्स विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। धरती के जिस हिस्से में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब वहाँ के रहने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे बहुत ही तरीके के होते हैं, उन स्थानों को हम मेगा डाइवर्सिटी सेंटर बोलते हैं। There are 12 mega diversity centers in the world and India is one of them। पूरे विश्व में
धरती के पूरे हिस्से में 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर हैं और हमारा भारत भी उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जगह रखता है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जंगल हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। हाउएवर द फॉरेस्ट आर अंडर ग्रेट थ्रेट। यह इतने इम्पॉर्टेंट होते हुए भी यह सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो रही है, इसलिए जंगल सबसे ज़्यादा खतरे में है। द ट्रीज आर बीइंग कट टू मीट वेरियस ह्यूमन नीड्स। जंगल से पेड़ों को बहुत सारे आवश्यकताओं के कारण लगातार काटा जा रहा है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर द अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगल से पेड़ों को काटना और उस जगह पर कोई दूसरी एक्टिविटी करना, इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अगर मान लो हमने जंगल से पेड़ काटे, उस स्थान को छोड़ दिया और फिर वहाँ से जंगल उगाया, तो ये डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने जंगल से पेड़ काटे और उस ज़मीन पर भी हमने कुछ दूसरा कार्य करना शुरू कर दिया, सपोज़ करो हमने कोई फैक्ट्री लगाई या घर बना लिया, वहाँ से हमने पेड़ों को पूरी तरीके से हटा दिया, तो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन हैज़ टेकन प्लेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई का जो मुख्य कारण है वह नीचे दिया गया है। फर्स्ट है द इंक्रीज डिमांड ऑफ वुड एंड टिम्बर। लकड़ी की ज़्यादा आवश्यकता के कारण हम पेड़ों को काटते हैं। द लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है ग्राउंड का, यह नीचे जा रहा है। फॉरेस्ट फायर, तो स्टूडेंट्स जब ज़मीन का जो पानी है ये कम होने लगेगा तो अपने आप पेड़ कम उगेंगे, तो वाटर टेबल जो हमारा नीचे जा रहा है, धरती के अंदर पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी वजह से भी जंगल कम उग रहे हैं। फॉरेस्ट फायर, अगर किसी जंगल में आग लग जाएगी तो पूरे के पूरे पेड़ जल करके समाप्त हो जाते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन का यह भी एक कारण है। द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, रोड एंड डैम्स। तो अगर हमें कोई फैक्ट्री लगानी हो, घर बनाना हो, रोड बनाना होता है या फिर बहुत बड़े बड़े डैम या बांध बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम, अगर वहाँ पर पेड़ हैं तो उन्हें हम आसानी से काट देते हैं, तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और अगला रीज़न है इंक्रीज्ड माइनिंग एक्टिविटीज़। ज़मीन में खुदाई करने के लिए ज़मीन से हम लोग जो बहुत सारे मिनरल्स निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, आपने इसके पहले के लेसन पढ़ा होगा, तो इन सब पर्पज़ से भी हम पेड़ों को काटते हैं। यह भी डिफॉरेस्टेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स, अफेक्ट्स। डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे धरती के ऊपर, हम इसको पढ़ेंगे। ये हेडिंग स्टूडेंट्स हम लोग कल समझेंगे। थैंक यू।